नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम तृतीय प्रश्न पत्र की, जो चतुर्थ सेमेस्टर के आपके तृतीय प्रश्न पत्र है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यानी कि एजुकेशन, यानी कि आपका जो है एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका हो गया शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। प्रबंधन का मतलब होता है आपका सिंपल सा क्या, मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब मैनेजमेंट। तो ये आपका जो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का अर्थ, यानी कि प्रबंधन यानी कि व्हाट इज़ ए मैनेजमेंट, व्हाट इज़ ए मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी और इसका क्या क्या महत्व है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, यानी कि जो आपका स्कूल है, यानी कि विद्यालय है, कॉलेज है, उसका प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके महत्व के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो इसका क्षेत्र है, विद्यालय प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि विद्यालय भवन, फर्नीचर, आपका शैक्षिक उपकरण हो गए, आपका साज सज्जा हो गया, पेयजल हो गया, शौचालय हो गया, इसका प्रबंधन के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे इसमें आगे आपके सिलेबस में। फिर आपका सिलेबस में आ जाता है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। मानवीय, आप जो है प्रबंधन से तो समझ रहे हैं प्रबंधन का क्या मतलब होता है। प्रबंधन का मतलब होता है सिंपली क्या, मैनेजमेंट। प्रबंधन का मतलब सिंपली क्या होता है, मैनेजमेंट। तो मानवीय संसाधन मतलब संसाधन जो होते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गए, बच्चे हो गए, ये क्या है, सब ये मानवीय संसाधन है। तो इनको कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है, उनकी उस चीज़ की स्टडीज़ में हम करेंगे। उसके बाद में समुदाय में, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति हो गई, आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, शिक्षक अभिभावक संघ हो गया आपका, उसके बाद में मातृ शिक्षक संघ हो गया, महिला प्रेरक दल हो गया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे आपका आ जाता है वित्तीय प्रबंधन, यानी कि विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट हो गया आपका। विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसका कैसे प्रबंधन करेंगे। विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन जो है उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, उसका कैसे प्रबंधन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आपका हो गया ग्राम पंचायत निधि से जन प्रतिनिधित्व से प्राप्त जो अनुदान हो गया, ठीक है, जो अनुदान हो गया उसका कैसे प्रबंधन करेंगे। ये चीज़ें हम किस तरह से ये काम करती है, ये चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद आपका आ गया शैक्षिक प्रबंधन, यानी कि कक्षा और कक्ष प्रबंधन हो गया आपका। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन हो गया। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि शिक्षक अधिगम सामग्री मतलब कि जो आपका शिक्षण देने के लिए काम आ रही है सामग्री, उनका कैसे हम प्रबंधन करेंगे। फिर लर्निंग कर्नल हो गया आपका। पुस्तकालय प्रबंधन यानी कि आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। पुस्तकालय प्रबंधन मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया आपका, पुस्तकालय प्रबंधन का मतलब, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तकाएं होगी आपकी। उसके बाद में होगी शिक्षण संदर्भिकाएं हो गई आपकी। शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन हो गया, शब्दकोश का प्रयोग और प्रबंधन हो गया। फिर आपका आ गया समय प्रबंधन आ गया। समय सारणी का निर्माण व प्रयोग, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग किस तरह से हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में समय प्रबंधन और समय सारणी और निर्माण व प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी, या 3 या 4 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी कैसे बनाएंगे हम। फिर आपका आ गया
5 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी किस प्रकार से बनाएंगे। पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का प्रबंधन, जिसमें आपका खेलकूद आ गए, शैक्षिक कार्यक्रम आ गए, वाद विवाद आ गया, आपको निबंध बता दिया किसी चीज़ के ऊपर उसका, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया आपका, शैक्षिक भ्रमण, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। बागवानी क्या होती है, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर आपका आ जाता है सूचनाओं एवं अभिलेखकों का प्रबंधन, विद्यालय सूचनाओं का संकलन हो गया आपका, विश्लेषण हो गया, अभिलेखीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर विद्यालय अभिलेखकों के प्रकार, इसमें आपका आ गया अध्यापक उपस्थिति पंजिका और छात्र उपस्थिति हो गया, पत्र व्यवहार उपस्थिति हो गया, और NC पंजिका हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आप में। फिर नीचे देख लेते हैं नीचे क्या है, तो आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज आपदा प्रबंधन। फिर है आपका प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रह हो गया, लक्ष्य निर्धारण एवं नियोजन हो गया आपका, और आवधिक निरीक्षण हो गया, लचीलापन आदि, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे दे रखा है विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, यानी कि विद्यालय प्रबंधन में जो वेरियस अभिकर्मी हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या कौन कौन से वो कौन कौन से वो हो गए कर्मचारी हो गए, जैसे कि प्रधानाध्यापक हो गए, शिक्षक हो गए, या मतलब अभिकर्मियों का मतलब बच्चे भी आ जाते हैं उसमें, बाल सरकार हो गई, कि इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो सारी चीज़ें, समुदाय की क्या भूमिकाएं हैं, अभिभावक की क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है। इन चीज़ों की भूमिका क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है आपका पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, पर्यवेक्षण तंत्र की क्या भूमिकाएं हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र के सम्यक, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रभारी, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है, इसमें 2 भागों में इसके सिलेबस को डिवाइड कर दिया था। ऊपर जो है शैक्षिक प्रबंधन था, नीचे आ गया प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संकलन, विभिन्न अभिकरण एवं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए, यानी कि उनके प्रोग्रेस के लिए कौन कौन से जो है अभिकरण हैं, या कौन कौन सी जो उन अभिकरण है उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर आप बताइए, जैसे कि आपका NCERT हो गया आपका, ठीक है, NCTE हो गया। NCERT मतलब कि आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो गया, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ये आपको आगे भी इन फ्यूचर में CTET में, UPTET में काम देने वाला है। फिर आपका हो गया NIOS का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, मुक्त विद्यालय जो NIOS हो गया आपका। फिर आपका इग्नू का भी नाम आपने सुन रखा होगा होप, तो इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो गया। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी कि NUEPA, ये तो हो गए आपके राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो हो गए आपके। फिर आपके आते हैं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाले के एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन से हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये आपका पहला हो गया। फिर हो गया राज्य हिंदी संस्थान हो गया आपका, मनोविज्ञानशाला हो गया आपका, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी आदि हो गया, ये हो गया। ये आपके हो गए राज्य स्तर पर। आप जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर हो गया जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हो गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, बेसिक शिक्षा जो जिले स्तर पे होता है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो होता है, आपने सुना होगा क्या नाम है, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, बेसिक शिक्षा, वो जिला स्तर पे काम करते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर आ गया स्थानीय स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर पर आपने सुना होगा खंड शिक्षा अधिकारी का नाम सुना होगा, खंड शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में NPRC का नाम भी सुना होगा। ये जो होते हैं ये स्थानीय स्तर पर होते हैं। कैसे स्थान पर, स्थानीय स्तर पर होते हैं। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, इसके एग्जाम्पल, प्राथमिक शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा है उसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन और कार्य, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम बेसिक शिक्षा परिषद का गठन क्यों किया गया, और उसके क्या क्या कार्य थे, मतलब वो क्या क्या वर्क करता था, ठीक है, वो हो गया। फिर आपका आ गया बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया था आपका, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है आपका MCQ, ये बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया था,
1972 में। कब आया था? 1972 में। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में। कब आया था? 1972 में आया था। फिर आपका आता है इसमें बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली हो गया आपका। फिर आपका आ गया नीचे टीईटी नियमावली हो गई। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सामान्य नियम व प्रावधान तथा विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली सूचनाओं की जानकारी। तो यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू बन गया। बताओ एमसीक्यू आपका क्या बना? यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बना कि सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है वो एक्ट जो था आपका अधिनियम, वो कब आया? तो कब आया बताओ? 2005 में आया। कब आया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था आपका? 2005 में आया। ठीक है, 2005 में। और बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया? 1972। तो दो आपके यहाँ से एमसीक्यू बन गए और ये एमसीक्यू होप आपके सीटेट और यूपीटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपका सिलेबस था। किसका सिलेबस था? एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका क्या बताओ? एजुकेशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसका सिलेबस है। और इसके जो है डिटेल में हम वीडियो बनाते रहेंगे और डिटेल में आपको एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें समझाते रहेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक।